नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम सत्ता के सारथी में आपका स्वागत है और मैं हूं ब्रजेश चौक से। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। 2013 बैच के आईपीएस अफसर हैं और कई जिलों में नौकरी कर चुके हैं। अभी भोपाल रेलवे में एसपी हैं। वो एक छोटे से गांव से निकलकर आईपीएस बने, किससे प्रभावित हुए, किस तरह की सर्विस में उनकी दिक्कतें आईं और अब यहाँ पर हैं। तो आप उनसे जानना चाहेंगे उनकी लाइफ के बारे में, अब तक की यात्रा के बारे में। तो आइए मिलिए 2013 बैच के आईपीएस अफसर हितेश चौधरी जी से। चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप सीहोर के छोटे से गांव से यहाँ तक पहुँचे, कैसा था आपका ये सफ़र और कब आपको लगा कि यूपीएससी के इस टारगेट पर हिट करना है? बचपन में कई सारे सपने थे कि टीचर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, एस्ट्रोनॉट बनेंगे, पर जो एक मूल बात कहेंगे कि परिवार से जो आपके आचरण आते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो माताजी पिताजी के कई सारे ऐसे आशीर्वाद हम पर रहे, जो सोच विचार ये था कि कुछ सेवा जनता की जाए और किस तरह से मूल सेवा अगर हम जनता की और लोगों की करना चाहेंगे तो कहाँ से कर सकते हैं। हमारे लिए तो हमारे एक मतलब आइडल जीजाजी को कहेंगे, श्री यतीन्द्र गोयल जी। वो खुद आईपीएस हैं। तो जब स्कूल के आखिरी चरणों में हम थे तब उनको देखा, उनसे इंस्पायर हुए और समझ में आया कि सिविल सर्विसेज की कोई परीक्षा होती है जिससे आप ऐसे पद पर पहुंच सकते हैं जो आपको एक प्लेटफॉर्म दे सकता है। अगर आप जनता की सेवा करना चाहें तो उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप कई लोगों की सेवा कर सकते हैं। और तब स्कूल के आखिरी दिनों में ही मैं समझता हूं कि निर्णय हुआ था मेरा कि सिविल सेवा परीक्षा दी जाए। स्कूल में ही आपने ये सपना देख लिया था? जी बिल्कुल। रेलवे में भी आपने नौकरी की है? हाँ बिल्कुल। जब अगर देखा जाए तो मैं शुरू से जैसा आपने बताया निपानिया कला गांव का रहने वाला हूं जो सीहोर ज़िले का है। हाँ, पिताजी भारतीय खाद्य निगम में नौकरी करते थे और अभी रिटायर्ड हैं। तो बेसिक मूल परिवेश यही रहा कि पूरा समाज या हमारे पिताजी खेती को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, पर नौकरी पिताजी ने की तो हमें मौका मिला कि हम भी पढ़ाई बेहतर कर सकें। करते करते पहले केंद्रीय विद्यालय से स्कूलिंग मेरी केवी से कंप्लीट हुई। फिर मैं एसजीएस आईटीएस इंदौर से सिविल इंजीनियरिंग, जो कि एक शासकीय कॉलेज है, वहाँ से किया। फिर आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया। साथ ही इंजीनियरिंग सर्विसेज की एक परीक्षा होती जो उत्तीर्ण करके मुझे रेलवे में मौका मिला था कि मैं एईएन के पद पर था। उसी के साथ मैंने सिविल सर्विसेज दी थी। तो जब ट्रेनिंग में वहाँ रेलवे में गए तो सिलेक्शन यहाँ पर आईपीएस में हुआ, तो यहाँ पर फिर ज्वाइन किया। जब बताते कि आईपीएस में दिलचस्प सवाल पूछे जाते हैं कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं। तो ये एक प्रवृत्ति सभी बच्चों में रहती है और मुझ में भी थी कि जिस दिन हम परीक्षा इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो इस सारी बातों का ध्यान रखें। चाहे कितने बिल्डिंग्स क्रॉस हुए, कितने मोड़ लिए, किस कलर के जूते पहने हैं, सॉक्स क्या पहना है, कितने लोगों से चर्चा हुई, पर फिर भी मेरा मानना है कि ये सवाल बस अच्छे लगते हैं कि शायद ये संभव है। बहुत कम ऐसे सवाल कभी पूछे जाते हैं कि आपका इंटेलेक्चुअल लेवल और तत्काल प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। बट हाँ, इस तरह का एक वाक़या हुआ कि क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी पेपर दिया था और सिविल सर्विस का भी इंटरव्यू दिया था, तो बोर्ड का एक ही दिलचस्प सवाल यही था कि सिविल इंजीनियरिंग होने के नाते उन्होंने इस तरह का सवाल फ्रेम किया था कि क्या चाँद तक ब्रिज बनाना संभव है। तो वहाँ पर अब आप भी सोचें, अगर इस तरह का सवाल इंटरव्यूअर या बोर्ड एकदम से फ्रेम करते हैं कि क्या चाँद तक ब्रिज बनाना संभव है, अब चाहे कितना ही बड़ा गणितज्ञ और सिविल इंजीनियर आ जाए, पर इस सवाल को कैसे मैनेज करना है, कैसे आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर और जवाब क्या देना है, वो शायद इंटरव्यूअर बोर्ड जानना चाहते हैं। वो ये नहीं जानना चाहते कि सही या गलत क्या है, आप किस तरह से सवाल को लेते हैं, क्या जवाब देते हैं, क्या आपका पर्सनालिटी वहाँ पर समझ में आता है बोर्ड को। ये मेरी समझ है कि वहाँ पर देखा जाता है। आप जतारा में एसडीओपी थे, टीकमगढ़ ज़िले में आता है। वहाँ पे आपने 1 महीने में ऐसा क्या किया कि युवा ज़्यादातर आपके शिष्य बन गए और आप उनके गुरु? देखें, ये मैं अपने लिए बहुत एक अच्छा फेज़ मानता हूँ। जतारा एसडीओपी के पद पर मेरा तबादला हुआ था। वहाँ जब मैंने पहुँचा, कस्बा ठीक ही है, काफ़ी छोटा कस्बा है, किंतु वहाँ की प्रवृत्ति जब मुझे लगी तो वहाँ स्कूल्स बहुत ज़्यादा थे, कॉलेज भी बहुत ज़्यादा आसपास के इलाकों में थे, बच्चे बहुत पढ़ते लिखते थे वहाँ पर, किंतु उसके बाद उनको कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था कि या तो वो कोई परीक्षा क्लियर करके किसी जॉब में ज्वाइन हो जाएं या कोई कंपनीज़ में सिलेक्शन हो जाए उनका। वहाँ स्कूल्स थे, कॉलेजेस थे, पर उसके बाद की सीढ़ी उनके पास नहीं थी। शुरू में मेरे जाने के बाद मैंने देखा कि 18 साल, 20 साल, 15 साल तक के बच्चे आ कर के आवेदन देते कि श्रीमान हमारे गली में ये समस्या है, हमारे घर के सामने ये समस्या है, कूड़े की मतलब कई तरीके के पत्र लेके आते थे। और जब मैं देखता था, क्योंकि मैं भी अब बहुत कम उम्र अपनी मानता हूँ, 24-25 साल में मैं वहाँ पर था, तो मुझे उनको देख करके लगता था कि
ये बच्चे, और उनसे मैं पूछता था कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो कोई बोलता था साहब मैं कॉलेज कर रहा हूँ, साहब मैं 10वीं पास हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका फोकस कहाँ पर है, आप किन चीज़ों को, मुद्दों को लेकर के मेरे पास आ रहे हो। आप इस तरह आइए कि आप मुझसे कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, आप आगे क्या करना चाहते हैं। पर वहाँ की थोड़ी मानसिकता मुझे बड़ी ही इस तरह की लगी कि आपसी विवाद, लोगों के बीच के संवाद वो बड़े ख़राब थे, बच्चे इन चीज़ों को लेकर के आ रहे थे। तब मैंने वहीं के बच्चों से कुछ कोशिश की, और वहाँ के बच्चों को ही जो थोड़े से बड़े कॉलेज में थे या वहाँ पास कर चुके थे, उनको बुलाया, उनकी मीटिंग्स ली और पूछा कि क्या समस्या है, कैसे इन सभी बच्चों को, क्या हम कोई अच्छी दिशा दे सकते हैं। फिर वहाँ पर एक निःशुल्क कोचिंग की स्थापना की गई, वहाँ के ही लोगों को लेकर के, वहाँ के ही शिक्षकों को लेकर के। उसका मूल प्रयास यही था कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आती हैं, चाहे पुलिस की हो, चाहे अन्य विभागों की हो, तो उसके लिए हम बुक्स अवेलेबल कराएं, स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराएं, एक प्लेटफॉर्म दें, शिक्षकों को बुला करके कोचिंग्स कराएं। तो जो कुछ ऐसे बच्चे थे जो पहले पढ़ लिख करके परीक्षाएं क्लियर कर चुके थे, उनको बुला करके उनके लेक्चर्स दिलवाते थे। मैं खुद लेक्चर देने जाता था, अन्य अधिकारियों को बुलाते थे, शिक्षक जो वहाँ पर अन्य स्कूल्स कॉलेज में पढ़ाते थे उनको बुलाते थे। तो एक बहुत अच्छा ढांचा वहाँ तैयार हुआ, और कई वर्षों तक वो लगातार ढांचा बच्चों को गाइड करता रहा। कई बच्चे आए, और ये भी फ़ायदा था कि सिर्फ यही नहीं कि शिक्षक वहाँ आ रहे हैं वो पढ़ाते थे, आपस में जो एक दूसरे जगह के स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे आने लगे, तो खुद आपस में इतना अच्छा संवाद उनका स्थापित हुआ कि जो जहाँ तैयारी कर रहा था, जिसके पास अच्छी किताबें थी, अच्छा स्टडी मटेरियल था, आपस में शेयर करके उन्होंने एक बेहतर भविष्य की तरफ कोशिश की। और बहुत सफलता मैं मानूंगा कि वहाँ से कई बच्चे, चाहे आरक्षक बने हों, सब इंस्पेक्टर बने हों, पटवारी तहसीलदार बने हों, इनकी परीक्षाएँ उन्होंने क्लियर की, और कुछ बच्चों को वहाँ से बहुत अच्छी सफलता मिली। आपकी अब तक की सर्विस में कोई दिलचस्प वाक़या हो जांच का? अपराध की दृष्टि से देखें तो एक जो बहुत ही सनसनीखेज मामला मुझे याद आता है वो है आकांक्षा मर्डर केस, भोपाल का था, जब मैं एडिशनल एसपी यहाँ पर था। बंगाल की एक टीम आई थी जिन्होंने आकांक्षा नामक लड़की की गुमशुदगी थी वहाँ पर, तो उसके लिए आए थे। और जब पता चला जहाँ लोकेशन आ रही थी, तो गोविंदपुरा के एक क्षेत्र में, थाना क्षेत्र में, एक घर में एक चबूतरा बना के रखा था, उसमें उसकी लाश को कई दिनों से वहाँ पर सड़ा रखा था। आरोपी का नाम मैं जस्ट मिस कर रहा हूँ, पर उस आरोपी ने, वो भी नया ही था, 25 साल के आसपास की उम्र थी, उसके संबंध जो भी रहे हैं वो दोनों साथ गए थे, यहाँ आकर के वो रहता था, और उसने उस लड़की को मर्डर किया था। मर्डर करने के बाद सीमेंट का चबूतरा बनाया उस बॉडी के आसपास, और उसके ऊपर टीवी रख के देखता था। तो मुझे भी लगा कि शायद ये व्यक्ति हॉलीवुड की कोई सीरीज़ देख करके वहाँ से आइडिया लाया होगा कि यार चबूतरा बनाया जाए, क्योंकि ऐसा कैसे करेगा, जनरली व्यक्ति सोचता है बॉडी यहाँ फेंक दें, वहाँ डिस्पोज कर दे। तो पुलिस की प्रवृत्ति में मेरा भी ये लगा कि कहीं हो सकता है कुछ मूवी सीरीज़ देखी, उससे पूछताछ की जाए। तो हमारे आईपीएस धर्मराज मीणा साहब भी हैं, वो जूनियर यहाँ थाना प्रभारी अध्ययनगर थे, उनको बुलाया, और एक बार हम गए कि आज रात हम पूछताछ इनसे करते हैं। केस पूरी तरह वेस्ट बंगाल का था, सॉल्व हो चुका था, पर हमारा इंटरेस्ट था कि हम आरोपी से पूछताछ करें कि क्या एंगल, क्यों और कैसे रहा। पर बहुत ही खतरनाक तथ्य उसमें जब हमारे सामने आए, जो और दिल दहला देने वाली बातें थी। उसके परिवार यहाँ भेल में काम करते थे, पिताजी, पूरा परिवार छत्तीसगढ़ शिफ्ट हुआ रायपुर, लगभग 15-20 साल पहले। अब तब से उनके परिवार से सभी रिश्तेदारों ने संपर्क तोड़ दिया था। अब जब इससे पूछताछ शुरू हुई, माताजी पिताजी के बारे में पूछा, बैकग्राउंड के बारे में पूछा, तो कहीं असहज ये लगा हमें। पूछते पूछते हम रात भर पूछताछ की, उसको रात भर पूछताछ की। वो बहुत ही शातिर आरोपी था। आप ये माने कि उसने यूएसए की एम्बेसीज़ की सील्स बना रखी थी, इंडिया के बड़े बड़े लोगों में अपने आप को पता था। उसकी एक वेबसाइट हमने जब देखी, जैसे पूछताछ कर रहे हैं तो हमने बताया तुमने क्या प्रोजेक्ट किया लड़की के माँ बाप को, तो उसने बताया कि मैं गोल्ड की माइन है मेरी, मैंने ऐसा प्रोजेक्ट किया। आयरन इंडस्ट्री है, उसने ऐसा प्रोजेक्ट किया। और उसके नाम की वेबसाइट बनी थी जो बेस्ट वेबसाइट होंगी किसी भी, चाहे आप रिलायंस ग्रुप की ले लें, किसी उतनी अच्छी वेबसाइट उसने किसी से तैयार करवाई थी। और वो वेबसाइट्स के थ्रू वो अपने आप को डायमंड इंडस्ट्री किंग, आयरन इंडस्ट्री किंग बताता था। तो वो देख करके, और जब देखा कि इसको तो फॉरेन के कई एम्बेसीज़ के इसके पास सील से, पता नहीं क्या घोटाला है, फिर समझ में आया कि इसने अपने माँ बाप के बारे में जब पूछने में कि परिवार का कोई संपर्क है, तो कोई संपर्क सूत्र नहीं बताया। और बहुत ही एक दिलचस्प बात ये निकली कि उसने फिर एक बार कबूल किया कि मैंने अपना घर बेचा जिससे पैसे आए। तो हमने पूछा कि आपके माता पिता ने कैसे घर बेचना अलाउ किया, तो फिर उसने घुमाया कि मेरे माता पिता अमेरिका में हैं और संपर्क नहीं हो सकता। हमने रात में ही कोशिश की, लगभग 2:30-3 बजे, 4 बजे की बात है।
तो हमने बोला कि माता पिता से बात कराइए, तो वो वहाँ बात नहीं कराने लगा। लगातार जब इस सवाल पे पूछने लग गए तो कुछ असहजता समझ में आई। तो उसने एक बहुत दिलचस्प खुलासा, अब एक ये भी होता है रात भर जब आरोपी से पूछें तो उसका मानसिक संतुलन थोड़ा सा और परेशान है, पकड़ा गया है। उसने खुलासा किया कि मैंने अपने माता पिता को मार डाला है। तो हमारे लिए तो वो चौंकाने वाला तथ्य था कि ये मजाक कर रहा है, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है। और वो जो तिथि भी बताई थी उसने 2010 या 11 बताया, तो मतलब लगभग 6-7 साल पहले उसने माता पिता को मार डाला। तो हमने पूछा भाई 6-7 साल पहले अगर आपने माता पिता को मार डाला है तो कोई तो बताएगा, रिश्तेदार तो आएगा कि गुम हो गए, कोई सूचना नहीं। तो हमें भरोसा नहीं हुआ, तो रात को ही मैंने एक बैंक मैनेजर को फ़ोन किया, वहाँ जो बीच का उन्होंने बताया था कि हमने घर इनके थ्रू बेचा है। मैंने पूछा क्या इसने कोई घर बेचा है, तो उसने वेरीफाई किया कि हाँ सर, इस व्यक्ति के नाम से कुछ साल पहले इसने घर बेचा था। तब हमें कुछ एविडेंस लगा कि शायद इसकी बात सही है, बट माता पिता को मार के उसी घर के नीचे गाड़ देना और उसको बेच देना, वो आप सोच भी नहीं सकते, मतलब हमें भी विश्वास नहीं हुआ। फिर बहुत सारी चीज़ें वेरीफाई की तो कुछ उसके हमें अकाउंट से डिटेल्स मिली कि माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट लगा के वो एफडी और उनका पैसा निकाल रहा है सारी चीज़ों का। तब हमें लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर विशेष टीम बंगाल की और हमारे भोपाल की भेजी और मीडिया ने भी काफ़ी लाइव ही उसको कवर किया था। और जब देखा तो उनके घर से जब पूरा खुदाई की गई तो 2 कंकाल वहाँ मिले। और ये एक बहुत ऐसा मुझे भी लगा कि 6-7 साल बाद 2 मृतक को एक न्याय मिला कि इस तरह के आरोपी ने, जिसने अपने परिवार को ही मार डाला, गाड़ डाला और कोई सूचना भी नहीं है, तो वो एक बहुत ही सनसनीखेज मुझे अपना अपराध लगा। और बहुत अपने आप को उसके लिए मैं बधाई देता हूँ कि एक अच्छा काम हो सका कि 2 ऐसे अपराधों का खुलासा हुआ और आरोपी को फिर बंगाल में सज़ा भी हुई है इस मामले में। अच्छा, पुलिस को हम बाहर से देखते तो कुछ और दिखती है, जब पुलिसिंग में ही आ जाते हैं तो दूसरा चेहरा होता है। आपको क्या लगता था पुलिस के बारे में, आपकी क्या धारणा थी और अब क्या है? देखें, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है। बेसिकली पुलिस, अगर कोई भी आम व्यक्ति सोचेगा या हम भी पहले सोचते थे, तो पुलिस से डर लगता है। मतलब कोई दो राय नहीं है कि हमें लगता है कि कहीं कुछ घटना हो जाए, हल्का सा मोबाइल गुम हो जाए, कुछ हो जाए तो पुलिस थाने ना जाना पड़े। पुलिस थाने में हम कैसे बात करेंगे, कैसे सुनवाई करेंगे, पुलिस वाले काम करते हैं या नहीं करते हैं, रोड पे बस चेकिंग का काम है, पता नहीं क्यों चेकिंग कर रहे हैं। तो बाहर से एक बड़ा ही बुरा मतलब व्यू रहता है पुलिस का। और हमारा भी इसी तरह था कि पुलिस से दूरी भली, पर जब पुलिस विभाग में आए तो यहाँ जो पुलिस वाले मेहनत करते हैं, मतलब हेड्स ऑफ टू देम। कोई भी चीज़ हो, कोई भी त्यौहार हो, कोई भी कार्य हो, पुलिस अपनी सारी चीज़ें एक तरफ रख के जनता की सेवा के लिए तत्पर रहती है। तो ये जब ये वाला पहलू पुलिस का देखा और समझ में आया कि हाँ, चाहे अपने परिवार के कुछ भी काम हो, कोई भी चीज़ हो, पर सबसे पहले पुलिस ड्यूटी समझती है और उसको बड़ी तत्परता और तन मन से निभाती है। मतलब ऐसा आप देखें, कोई भी त्यौहार, कुछ भी चीज़ हो, तो पुलिस वाले कभी ये नहीं सोचते कि ये हमारा काम नहीं है या ये काम है कि नहीं है। और जनता जो बहुत ही प्रताड़ित रहती है, परेशान रहती है, वो पुलिस थाने बहुत जल्दी आती है। ये भी मैंने तथ्य यहाँ के देखा कि ज़मीन संबंधी हो, दूसरे मैटर हो, पर व्यक्ति को परेशानी में पुलिस की हमेशा याद आती है। और वो पहलू मैंने पुलिस के जब अंदर आके देखा कि जो एक भय था, जो एक डर था, बहुत पुराना समय हुआ करता था कि जब पुलिसिंग अलग थी। आज पुलिसिंग बहुत बदल भी चुकी है। हर स्तर पर सुनवाई जनता की करने की कोशिश होती है और बहुत अच्छी पुलिसिंग है, ये मैं मानता हूँ। पुलिस की नौकरी 24 घंटे की रहती है, आप घर में और पुलिसिंग में कैसे तालमेल बिठाते हैं? देखें, अब ये तो कहना बड़ा ही मुश्किल है कि घर का और पुलिस का तालमेल, बहुत ही कम अधिकारी होते हैं जो इसको निभा पाते हैं, वरना जनरली तो ये है कि आप कंप्रोमाइज़ की स्थिति में ज़्यादातर ही रहते हैं। जितने भी चीज़ें हैं, जनरली त्यौहार पे बात आ ही जाती है कि परिवार वाले आपके सुख दुख और त्यौहार के समय आपको चाहते हैं। उस समय आप परिवार के साथ नहीं होते। जनरली परिस्थितियाँ यही होती कि आपको ऑन फील्ड होना पड़ता है। 24 घंटे की ड्यूटी होने के कारण जब समस्याएं, परेशानियां या ड्यूटी ज़्यादा होती हैं, तब आप बिल्कुल, परिवार वाला पक्ष आपका छूटता है, समस्याएं रहती है और आप नौकरी को तवज्जो देते हैं। और यही एक खाकी वर्दी का मुख्य, मैं मानता हूं कि एक सम्मान है। और हमें जो एक गर्व होता है खाकी वर्दी का, वो इसीलिए होता है कि सारी चीज़ छोड़ करके ड्यूटी फर्स्ट हम मानते हैं। आप नौकरी के दौरान जो समस्याएं आती होंगी, ये भी शेयर करते ही होंगे जनरली घर में, तो कभी आपको गाइड मिलती है कि हाँ, ये सही कर रहे हो आप, ये गलत कर रहे हो? देखें, वो परिवार का सब अपना रहता है, तो परिवार की तरफ से तो यही रहता है कि परिवार भी समझता है, हर पुलिस वाले का परिवार समझता है कि आप जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं कहीं ना कहीं वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आपको जनरली जो सूचना आती है वो इस तरह की होती है कि कहीं कुछ घटना हो गई है, कहीं कोई समस्या हो गई है, कोई परेशानी हो गई है। और वो इतनी इमरजेंसी सिचुएशंस जनरली होती हैं कि वहाँ आप
एक्ट ना करें या देरी से पहुँचे तो कई नुकसान, चाहे ज़िंदगी का, चाहे सामग्री का, लोगों को होता है, कानून व्यवस्था बिगड़ने का। तो परिवार भी समझता है और वो आपको यही कहता है कि आप पहले अपनी ड्यूटी निर्वहन करें। और बाकी ये है कि परिवार से जो आपको सपोर्ट मिलता है, यही वो सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको स्वतंत्रता देना, आपके जॉब को प्राथमिकता देना जो परिवार आपके लिए करता है, वो बहुत बड़ी बात है। आपके भाई विधायक हैं, आप राजनीतिक परिवार से आते हैं, तो राजनीतिक किस टाइप के दबाव आते हैं पुलिस पर, और क्या इससे पोस्टिंग पर भी प्रभाव पड़ता है, फ़र्क पड़ता है कुछ? तो मैं भैया को तो धन्यवाद देता हूँ कि उनका इतना अच्छा आचरण राजनीति में है कि वो कभी भी ऐसा दबाव मेरे ऊपर नहीं आया है। हमेशा ये आया है कि तथ्य या बातें रखते हैं, निर्णय हमारा है, नियम कानून के अनुसार जो अच्छी चीज़ हो सकती है। तो राजनीतिक दबाव कई सारे आते हैं, पर वो अवैध आएंगे, इलीगल आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। पर ये भी ज़रूरी है कि देखें, सरकार है, शासन है, उसको पूरा राज्य चलाना है। तो उसको, सरकार को राज्य चलाने के लिए आर्म्स हैं, चाहे हम हो गए, पुलिस हो गए, अन्य विभाग हो गए, तो इसके माध्यम से ही वो सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाते हैं। तो हम भी उसका एक अंग हैं। अगर शासन, राज्य सरकार या हमारे अन्य प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हमें कुछ कहते हैं तो हमें उनका सम्मान करना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ गलत कह रहे हैं, वो भी जनता की ही किसी बात को कहेंगे और उसी आधार पे हमें राज्य को एक बेहतर दिशा की तरफ ले जाना है। हाँ, ये हमारा काम है कि हम उसको कानून की चोट पे एक बार देखें, पूरा प्रॉपर उसको वेरीफाई करें और क्या वो सही है या नहीं है, और हो सकता है करना चाहिए या नहीं, जनता की सेवा के लिए क्या बेहतर रहेगा, ये निर्णय आपका होना चाहिए। आप मंदसौर एसपी रहे और अभी भोपाल में रेलवे एसपी हैं, और एक जगह और रहे, सिंगरौली रहे। सिंगरौली में। तो आपको लगता है कि पोस्टिंग में भी राजनीतिक होता है या काम के आधार पर पोस्टिंगें होती हैं? नहीं, ये तो अब कहेंगे, मैंने जैसे आपको बताया कि राज्य का अपनी प्राथमिकताएं होती है कि उनको पूरा राज्य को देखना है, उनकी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलानी है। कई अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं, कई अधिकारी कम अच्छे हो सकते हैं, कई का कार्य प्रणाली अलग हो सकता है, इलाकों के हिसाब से किसकी क्या कैपेबिलिटी है उसको वहाँ पोस्ट किया जाता है। राजनीति, क्योंकि राजनेताओं का, या कहा जाए कि जनप्रतिनिधियों का भी अपना एक महत्व होता है, उनका भी कुछ कार्य करने की जिम्मेदारी होती है कि जनता की सेवा उनके थ्रू भी जनता तक पहुंचे, चाहे पुलिस विभाग करे। तो वो एक एंगल रहता है कि ठीक है, अब आप राजनीतिक परिवेश से हैं तो आपको कई जगह पर पोस्टिंग्स मिल पाएंगी, कुछ जगह नहीं मिल पाएंगी। कहीं आपका गृह जिला होने से या वहाँ के विधायक होने से तो वहाँ आपको पोस्टिंग्स मिलना नहीं मिलना, ये एक एंगल हमेशा बना रहता है। और वो एंगल तो रहता है कहीं ना कहीं पोस्टिंग्स का अफेक्ट कई स्तरों पर अफेक्ट होता है। आप यूपीएससी में जो यूथ जाना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स देना चाहेंगे? यूपीएससी एक बहुत ही बड़ी और गंभीर परीक्षा है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बहुत अलग होती है, स्कूल्स कॉलेजेस की पढ़ाई अलग होती है, और जब आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि ये एक दौड़ है, इसमें बहुत सारे आपके साथ घोड़े दौड़ रहे हैं, आप उनसे आगे कैसे निकल पाएँ। आपको स्कूल कॉलेज में लगता है कि मैंने ये पढ़ लिया हो जाएगा, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वो इसलिए टफ हो जाती है कि सिर्फ आप नहीं है जो आपको प्रतिशत बनाने के 90% 100% ले आएंगे। ये वो कंपटीशन है जिसमें आपके साथ पूरे देश के बहुत अच्छे बच्चे, बहुत टैलेंटेड बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और उनसे बेहतर आपको रिज़ल्ट लाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही टफ़ चीज़ हो जाती है। आप देखते हैं कि यार मैं स्कूल से अच्छा पढ़ा, पहले से अच्छा पढ़ा, ये मायने नहीं रखता है। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी सक्षमता दूसरों से बेहतर हो जाए, क्योंकि सिविल सर्विसेज एक पूरा साल भर की परीक्षा होती है। आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू देना पड़ता है। कहीं पर भी फेल होने पर फिर से प्रीलिम्स मेंस का फेज़ चालू होता है, और कई बार बच्चे प्रीलिम्स में फेल होते हैं, फिर मेंस में। तो एक तो ये एक लत लग जाती है बच्चों को सिविल सर्विसेज की कि वो छूटती नहीं है। आप एक बार परीक्षा देते हैं, लगता है कि यार 3 महीने बाद फिर प्रीलिम्स से, इस बार रह गया, अगली बार परीक्षा दूँ, फिर अगली बार दूँ। तो वो बच्चों को ज़रूर डिसाइड करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप ये ध्यान रखें कि आप जब सिविल सर्विस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इतना लंबा फेर होता है, कभी 1 साल, कभी 2 साल, कभी 3 साल, रिज़ल्ट आने तक 4 साल लग जाते हैं। तो आप क्यों देना चाह रहे हैं, जब तक आप वो नहीं जान पाएंगे, सिर्फ सुना है करना है तो मतलब नहीं। आपको पता होना चाहिए कि आप जनता की सेवा के लिए आ रहे हैं, कि आप क्यों आ रहे हैं। तो आपको एक मोटिवेशन हमेशा बना रहेगा कि मुझे एग्ज़ाम देना है और करना है। दूसरा, ये ज़रूर निर्णय लेना चाहिए कितने साल तक हम इस परीक्षा में अपना पूरा टाइम डिवोट कर सकते हैं। कई लोगों की पारिवारिक समस्याएँ होती, कई सारे एंगल होते हैं, वो चीज़ ज़रूर ध्यान रखें। तीसरी चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि एक पैरेलल पाथ भी रखें। स्वामी विवेकानंद जी की बात है कि लक्ष्य, तो आप लक्ष्य ही सोचें, लक्ष्य ही खाएं, पिए, जागे, सब कुछ लक्ष्य करें। कहने का तात्पर्य ये कि आप सिविल सर्विस का ही सोचें, 24 घंटे उसी पे फोकस रखें। आपके मन में सिर्फ सिविल सर्विस क्लियर करने का मन होना चाहिए, परंतु क्योंकि
परीक्षा कॉम्पिटिटिव है, 99% बच्चे से ज़्यादा फेल भी होते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम बाय चांस फेल हुए तो क्या हमारे 2 या 3 साल के बाद ये सक्षमता रहेगी कि हम किस तरफ जाएंगे, तो वहाँ हमें क्या मिल पाएगा। आप उससे संतुष्ट हैं तो ज़िंदगी खुश रहेंगे, वरना आप इतने परेशान हो जाते हैं कि मेरे 3 अटेम्प्ट हो गए, नहीं हो पाया है, और फिर बहुत ही निराशा जीवन में आती है। वो नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप जहाँ पर भी हैं सेवा कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप इतनी पढ़ाई कर लेते हैं कि आप शिक्षक बन सकते हैं, तो क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप शिक्षा की फील्ड में सेवा करना चाहते हैं वो भी है, तो एक ऑप्शन ज़रूर रखें। और अगली चीज़ मैं ये कहूँगा, देखें, मेहनत का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बच्चों को लगता है मैं ये फ़लाना कोचिंग कर लूँ, मैं फ़लाना ऑनलाइन देख लूँ, मैं फ़ला शॉर्ट ट्रिक्स अपना लूँ। देखिए, ये सब ठीक है, अच्छी चीज़ है कि आपको कॉम्पिटिटिव पता चलेगा, कहीं से भी रेफरेंस ले लें, पर जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे, खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे और रिवीजन नहीं करेंगे, चीज़ें भूल जाएंगे। और जब तक आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे परीक्षा में, तो आप पास नहीं हो सकते। तो आपको जो भी चांदी की चम्मच से खिला दिया वो वापस डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं, आपको देखना है। तो आपको उसको रिवाइज़ करना, खुद के नोट्स बनाना और एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी रहेगा। लोग कहते हैं कि होनहार छात्र और टॉपर ही यूपीएससी में सिलेक्ट होते हैं। आप भी एक एवरेज स्टूडेंट थे। नहीं, ये तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं भी स्कूल में काफ़ी एवरेज स्टूडेंट रहा था। देखिए, होनहार और अच्छा जो स्टूडेंट है, पहले से स्कूल से पढ़ रहा है, मैं मानता हूँ कि उसकी एज रहती है, क्योंकि वो स्कूल में ज़्यादा अच्छा पढ़ा है, तो भाई हम जैसे लोगों को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी बाद में। पर जो बाद में अच्छी मेहनत करेगा वो सफलता की कुंजी पाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो बच्चे पहले से ही टॉपर्स में हैं, ठीक है, अगर वो ज़्यादा अच्छा पढ़ेंगे हमसे और एक्सप्रेस कर सकते हैं फाइनल एग्ज़ाम में, अगर वो लिख सकते हैं और चीज़ों को वापस सही तरीके से ढंग से बता पाएंगे, तो उनका सिलेक्शन पहले होगा। और अगर हम या एवरेज स्टूडेंट्स ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करके उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे परीक्षा में, तो उनका सिलेक्शन होगा। तो ऐसा कोई नहीं है कि आपको स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली तो वो ही सिलेक्शन होगा और हम अगर एवरेज स्टूडेंट हैं तो हमारा नहीं होगा। मूल ये है कि आप मेहनत कितनी करते हैं और खुद कितनी मेहनत कर रहे हैं। कोचिंग ने पढ़ा दिया, सब ने पढ़ा दिया, बट जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक सिलेक्शन नहीं हो सकता। सर, आखिरी सवाल, आप रेलवे एसपी हैं, रेलवे का क्षेत्र बड़ा होता है, तो आप इसमें कैसे पुलिसिंग करते हैं? और जैसे ज़िले में आपका दायरा एक ज़िले का होता है, यहाँ रेलवे में मेरे पास लगभग ग्वालियर, मुरैना से लेकर के खंडवा तक का पूरा सेंट्रल मध्य प्रदेश का एरिया होता है। रेलवे में अपराध भी अलग होते हैं। रेल में अपराध होता है, रात को किसी का पर्स चोरी हो जाता है, वो सुबह जागता है तो जिस स्टेशन पे दिल्ली तक पहुंचता है वहाँ उसको याद आता है कि मेरा पर्स चोरी है, वहाँ वो एफआईआर कराता है। तो बड़ा डिफ़िकल्ट है कि कहाँ अपराध हुआ, कैसे अपराध हुआ। अपराध ग्वालियर में घटित हो रहा है। तो जो जितना व्यापक क्षेत्र है और ऑल ओवर इंडिया में ट्रेन्स चलती हैं, तो अपराध घटित कहीं होता है, सूचना कहीं मिलती है, अपराधी कहीं और का ही होता है, चलते हुए अपराध होता है। और फरियादी भी नहीं बता पाता, और ये सही भी कि फरियादी को कैसे पता रहेगा, रात में सोते हुए उसका मोबाइल चोरी हो गया, पर्स चोरी हो गया, उसको नहीं पता चलता है। और पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपराधी होते हैं कि कोई साउथ के किसी स्टेट से अपराधी उसने घटना कर दी है, कोई नॉर्थ से, कोई दिल्ली से, कोई बिहार से, कोई मध्य प्रदेश से। तो सबसे जो डिफ़िकल्ट टास्क होता है वो ये होता है कि बहुत वास्ट एरिया हो जाता है कि आपको अपराधियों को बहुत दूर दूर से लाना है, चिन्हित करना है, वहाँ कैसे पहुँचना है, अपराधी ट्रेस कैसे करना है, फिर उनको लाना कैसे है, सिद्ध कैसे करना है। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क प्रॉपर्टी ऑफेंसेस का रेलवे में होता है। साथ ही दूसरे राज्यों से आपको समस्याएं भी आती होंगी, सहयोग न मिलने की। आप देखें, बहुत समस्याएं आती, पर ये एक अच्छी बात है कि पुलिस एक परिवार की तरह मानता है। आप कहीं पे भी जाएंगे किसी भी राज्य में, बहुत पॉजिटिवली आपको ट्रीट किया जाता है कि बाहर की पुलिस आई, हम इसकी सेवा करें या जो भी हेल्प हो सकती करें। कुछ जगह समस्याएं जाती, देखिए वो कभी कभी हो जाता है, व्यक्तिगत वो रहता है, परंतु ज़्यादातर हमें हेल्प मिलती है। बट ये डिफ़िकल्ट होता है कि किस क्षेत्र में जा रहे हैं, यहाँ कोई जानकारी नहीं होती हमारी पुलिस को, तो वहाँ जाने से पहले उस पुलिस की मदद लेना ठीक रहता है, वरना कहीं कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है, कहीं अपराधी ओवर पावर कर जाते हैं पुलिस। तो ये समस्याएँ लगातार चलती रहती हैं। साथ ही अभी विशेष कोरोना काल में हमारे लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि अब अगर हमें दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, बेंगलोर जाना है, केरला जाना है, तो हमारी टीम्स को ट्रैवल करते हुए वहाँ जाना, वहाँ रुकना, आने जाने के साधन उपलब्ध नहीं हो पाना, कोरोना काल में बीमार पड़ जाना, अपराधियों को लेकर के आना, उनको कोरोना हो जाना, ये बड़ा ही डिफ़िकल्ट है। ट्रेन्स भी अब काफ़ी चलने लगी हैं, तो जो भीड़ आ रही है, हमें सिक्योरिटी के पर्पज़ से गार्ड्स लगाना पड़ते हैं, स्टेशंस पे ड्यूटी लगाना पड़ती है। तो इतना जब इंटरेक्शन पब्लिक के बीच में होता है पुलिस वालों का, तो बहुत डर लगता है कि किस किस को कोरोना हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा एक चीज़, अगर आप एनालाइज़ करेंगे तो 45-50 के प्लस जितने भी हमारे पुलिस वाले हैं, उसमें से बहुत सारों को शुगर और बीपी की समस्या होती है, क्योंकि वो जिस तरह की हेक्टिक ड्यूटी 24 घंटे करते हैं। और जो बीमार है, कोमॉर्बिड है, उसको अगर कोरोना होगा बढ़ती उम्र में, तो बड़ा घातक हो सकता है। तो हमारा
बहुत प्राथमिकता यही रही है आने के बाद कि जितनी भी हम सुविधाएं, चाहे मास्क हो, ग्लव्स हों, सैनिटाइज़र हों, ये मुहैया कराएं अपने फोर्स को। साथ ही दूरी कैसे मेंटेन की जा सके, थाने वाले थाने में ड्यूटी करें, गार्ड ड्यूटी या प्लेटफॉर्म की ड्यूटी वहीं करके वापस अपने घर में जाएं। मिनिमम इंटरेक्शन फोर्स के बीच और जनता के बीच रहे। ये सारी प्रयास किए जा रहे हैं कि जो कम से कम कोरोना हमें हो सके और जितना ज़्यादा हो सके उतना बचाव फोर्स का हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हितेश चौधरी जी। आपने सुना उन्हें किस तरह से लोग प्रभावित होकर प्रेरणा लेकर उन्होंने मेहनत की और यहाँ तक उन्होंने एक मूल मंत्र आपको दिया है। आप भी इसका उपयोग करेंगे और मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो आप भी ये लक्ष्य पा सकते हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है लक्ष्य हासिल करने में। उन्होंने कहा कि आप खुद मेहनत करो, आपको जहाँ से भी नोट्स मिलते हैं ले लीजिए, लेकिन मेहनत तो आपको खुद ही करना पड़ेगी। तो खुद मेहनत करेंगे तो आप भी इस मुकाम पे पहुँच जाएंगे, ऐसे ही तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। तो आज इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर किसी नए सप्ताह के सारथी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।